हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल। तो आज मैं आप लोगों के सामने प्राचीन इतिहास के मुख्य स्रोत से 50-51 क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जिसमें आपको बहुत ही सरलतापूर्वक क्वेश्चन समझाया गया लाइन बाय लाइन। एक लाइन में एक पंक्ति में क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नहीं है और आप लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सरलता से समझ में आ जाएगा, पढ़ने से याद हो जाएगा। लाइन बाय लाइन है, तो देखते हैं क्वेश्चन की ओर। ये पार्ट 1 है, अगला पार्ट 2 इसका 50 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। प्राचीन इतिहास के मुख्य स्रोत का पहला क्वेश्चन है, पार्ट 1 का क्वेश्चन है ये, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके पास पार्ट 1 वीडियो है। और इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ के संकलनकर्ता किन्हें माना जाता है। जो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है उसका संकलनकर्ता किन्हें माना जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है, वेद है। तो उसका संकलनकर्ता किसे माना जाता है, महर्षि द्वैपायन तथा वेद व्यास को। महर्षि द्वैपायन तथा वेद व्यास को उसके संकलनकर्ता माना जाता है। वेद तो जानते हैं, ऐसा माना जाता है वेद की पृथ्वी पर रचना नहीं हुई थी, इसकी रचना स्वर्ग में हुई थी, लेकिन उसके संकलनकर्ता महर्षि द्वैपायन और वेद व्यास हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कि चारों वेदों को क्या कहा जाता है। चारों वेदों को एक साथ क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है ऋग्वेद में मंडल, सूक्त तथा ऋचाओं की संख्या कितनी है। मतलब कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं और कितनी ऋचाएँ हैं। तो क्या है इसमें, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं, मतलब कि मंत्र हैं। 10,462 मंत्र हैं, 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है। गायत्री मंत्र जो ऋग्वेद से लिया गया है और ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है, तो तीसरा मंडल से लिया गया है। गायत्री मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है और तीसरा मंडल भी सावित्री को समर्पित है ऋग्वेद का। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है। एक बार और आपको बता देते हैं कि सारा क्वेश्चन बहुत ही लाइन बाय लाइन सरलतापूर्वक आसानीपूर्वक बताया गया है, जो आसानी से याद हो जाएगा। बहुत ही आसान है कि ऋग्वेद में 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है, तो सोम देवता का। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। अगला है क्वेश्चन कि ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है। जो ऋग्वेद में 8वां मंडल में जो हाथ से लिखा हुआ मंत्र है उसको क्या कहा जाता है, तो खील कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ऋग्वेद के किस मंडल में 4 वर्णों, जो 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो वेदों में उल्लेख है, उसमें किस मंडल में उल्लेख है। ऋग्वेद के किस मंडल में 4 वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख किया गया है, तो 10वां मंडल में पुरुष सूक्त है उसी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस देवता के लिए है। ऋग्वेद का जो सर्वाधिक मंत्र है किस देवता को समर्पित है, किस देवता के लिए है, तो इंद्र के लिए। सबसे ज़्यादा मंत्र किसके लिए, सबसे अधिक मंत्र इंद्र के लिए, इंद्र देवता के लिए है। कितना मंत्र है, 250 मंत्र है। उसके बाद फिर अग्नि के लिए 200 मंत्र है। तो सर्वाधिक मंत्र किसके लिए, इंद्र के लिए, और दूसरे नंबर पे अग्नि के लिए 200 मंत्र है। अगला क्वेश्चन है कि वामन अवतार के 3 पगों का उल्लेख किस वेद में है। ये जो पौराणिक कथा वामन अवतार है, जो भगवान विष्णु जो 3 पग राजा बलि के दरवाजे पर मांगने गए, 3 पग जमीन मांगने गए, धरती मांगने गए थे, तो उस कहानी का उल्लेख किस वेद में है, तो ऋग्वेद में है। वामन अवतार का 3 पगों का उल्लेख किस वेद में है, ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यजुर्वेद हो जाएगा। यह नहीं होगा। कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में है, तो क्या होगा उसका, यजुर्वेद। यह नहीं होगा, यहाँ यजुर्वेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन किस वेद में है। यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन किस वेद में है, सामवेद में। अगला क्वेश्चन है कि यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद से उद्धृत है। जो यम और नचिकेता का संवाद है, जो प्रसिद्ध कहानी है, वो किस उपनिषद में दिया गया है, तो कठोपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 14 है क्या कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, किस वेद को कहा जाता है, तो सामवेद को, कि संगीत की उत्पत्ति इसी से मानी जाती है, सामवेद से ही। क्वेश्चन नंबर 15 है यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है, अथर्वयु कहा जाता है, अथर्वयु। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। मतलब किस वेद में कन्याओं के जन्म के लिए निंदा किया गया है, कि कन्याओं का जो जन्म है वो अच्छा नहीं, निंदनीय माना गया है, किस वेद में, अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा एवं समिति
जो प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा एवं समिति का उल्लेख किस वेद में किया गया है तो ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 18 है कि वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है, जो वेदों को आसानी पूर्वक पढ़ने के लिए 6 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है कि पुराणों के रचयिता किन्हें माना जाता है? पुराण के रचयिता किन्हें माना जाता है? तो लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा को। ये दोनों पिता पुत्र को, लोमहर्ष पिता हैं, उग्रश्रवा पुत्र हैं, तो पिता पुत्र को पुराणों का रचनाकार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है, किसे माना जाता है? तो मत्स्य पुराण को। क्वेश्चन नंबर 21 है कि स्त्रियों की तुलना जुआ एवं शराब जैसे दुर्व्यसन के समान किस प्राचीन ग्रंथ में की गई है? तो मैत्रेय संहिता में। मैत्रेय संहिता में स्त्रियों की तुलना दुर्व्यसन, जुआ एवं शराब जैसे दुर्व्यसन के समान की गई है मैत्रेय संहिता में। क्वेश्चन नंबर 22 है कि किस ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है? पिछले में पढ़े हम लोग पिछला क्वेश्चन में कि मैत्रेय संहिता में क्या माना गया है? स्त्रियों को दुर्व्यसन। और इसमें क्या है, पुरुष को अर्धांगिनी किस वेद में कहा गया है, किस ग्रंथ में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? बिहार शब्द जो है बिहार राज्य, उसका सर्वप्रथम बिहार शब्द किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? तो शतपथ, इसका भी होगा क्या? शतपथ ब्राह्मण ही। शतपथ ब्राह्मण में बिहार शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति कौन सी है? तो मनु स्मृति। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण हम लोग पिछले पढ़े कि मत्स्य पुराण है, और सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति कौन सी है? तो मनु स्मृति है। अगला क्वेश्चन है कि मनु स्मृति किस काल से संबंधित है? किस काल में मनु स्मृति की रचना की गई? तो शुंग काल में। शुंग काल से मनु स्मृति संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि नारद स्मृति में किस काल का वर्णन है? नारद स्मृति में किस काल का वर्णन है? तो गुप्त काल में। नारद स्मृति में किस काल का वर्णन है? तो गुप्त काल का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किस ग्रंथ में वर्णित है? यहाँ बुद्ध में प्रिंट मिस्टेक दर्थ संयुक्त हो जाएगा। तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किस ग्रंथ में वर्णित है? तो जातक कथा में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है, गौतम बुद्ध का। क्वेश्चन नंबर 28 है कथा वस्तु किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म के हीनयान का। यहाँ तथा नहीं हो जाएगा, यहाँ कथा होगा। यहाँ क्या हो जाएगा? कथा। कथा वस्तु किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म में जो हीनयान महायान 2 होते हैं, तो उसमें से हीनयान का प्रमुख धर्म ग्रंथ क्या है? कथा वस्तु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से ज्ञात होता है? तो कल्पसूत्र से जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से ज्ञात होता है? तो कल्पसूत्र में जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम। आगम क्या होता है? आगम किसे कहते हैं? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। भगवती सूत्र किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन नंबर 32 कि अर्थशास्त्र पुस्तक किस विषय से संबंधित है? जो अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य लिखे हैं चाणक्य, वो पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो राजनीति से। बहुत साधारण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 33 कि अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण, प्रकरण एवं श्लोक है? अर्थशास्त्र में जो पुस्तक है कौटिल्य द्वारा लिखा हुआ, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चंद्रगुप्त, चाणक्य, तीनों के का नाम है चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। और कौन सी पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी है? तो उसमें कितने अधिकरण, कितने प्रकरण और कितने श्लोक हैं? तो 15 क्या है? अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण है, 180 प्रकरण है और 4000 श्लोक है। एक क्वेश्चन आपको अलग अलग आता है अधिकतर में कि अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण दिए गए हैं, या अर्थशास्त्र में कितने प्रकरण दिए गए हैं, कि कितने मंत्र या श्लोक दिए गए हैं। तो 15 अधिकरण है, 180 प्रकरण है और 4000 श्लोक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि अर्थशास्त्र पुस्तक से किस वंश के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक है, उसमें किस वंश के इतिहास की जानकारी दी गई है? तो मौर्य वंश की। चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे और गुरु भी थे चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 35 है कि संस्कृत भाषा में सर्वप्रथम ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास किसने किया था? तो कल्हण ने। संस्कृत भाषा में सबसे पहले ऐतिहासिक घटनाओं को क्रम से लिखने का प्रयास किसने किया था? तो कल्हण ने किया था। क्वेश्चन नंबर 36 है कि कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी। जो राजतरंगिणी पुस्तक है उसी में ऐतिहासिक घटनाओं का सबसे पहले वर्णन किया गया था कल्हण के द्वारा। अब वही क्वेश्चन है राजतरंगिणी से रिलेटेड। क्या अगला क्वेश्चन 37 नंबर है कि राजतरंगिणी पुस्तक का संबंध कहाँ के इतिहास से है? तो कश्मीर का इतिहास से है। कश्मीर के इतिहास की जानकारी राजतरंगिणी पुस्तक में मिलती है जो कल्हण द्वारा लिखे गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 38 है कि प्रसिद्ध पुस्तक चचनामा के लेखक कौन थे? तो अली अहमद। चचनामा पुस्तक है उसके लेखक कौन थे? तो अली अहमद थे। और चचनामा में क्या है कि अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किस पुस्तक में वर्णित है? अरबी लोग थे सिंध विजय का वृत्तांत, सिंध विजय किए थे, उसका वृत्तांत किस पुस्तक में वर्णित है, किस पुस्तक में दिया गया है? तो चचनामा में। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि संस्कृत भाषा व्याकरण के प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? अष्टाध्यायी होगा यहाँ भी थोड़ा सा। तो संस्कृत भाषा व्याकरण के प्रथम पुस्तक कौन थी? अष्टाध्यायी थे। तो अष्टाध्यायी कौन लिखे थे? पाणिनि ने। क्वेश्चन नंबर 41 है कि प्रसिद्ध ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता के लेखक कौन थे? गार्गी संहिता क्या है? ज्योतिष ग्रंथ है। तो गार्गी संहिता के लेखक कौन थे? कौन लिखे थे? तो कात्यायन ने लिखे थे। अगला क्वेश्चन 42 है कि अष्टाध्यायी पुस्तक किस काल से संबंधित है? अष्टाध्यायी जो पुस्तक है वो किस काल में लिखी गई थी? तो मौर्य काल से संबंधित है। क्वेश्चन 43 है कि भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यहाँ हवन है, यहाँ हवन है, यवन होगा क्या? यवन। यवन। भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख किस वेद में, किस ग्रंथ में लिखा है? किस ग्रंथ में लिखा मिलता है? वेद नहीं, सॉरी। भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो गार्गी संहिता में। गार्गी संहिता में भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख है। और ज्योतिष ग्रंथ है, लेकिन ज्योतिष ग्रंथ होते हुए भी उसमें यवन आक्रमण का भी उल्लेख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि महाभाष्य किनकी रचना है? जो महाभाष्य पुस्तक है वो किनके द्वारा लिखी गई है? तो पतंजलि के द्वारा महाभाष्य पतंजलि की रचना है। क्वेश्चन नंबर 46 है, 45 नहीं है। तो महाभाष्य के रचयिता पतंजलि किस शासक के पुरोहित थे? जो महाभाष्य की रचना के पतंजलि और किस शासक के, किस राजा के पुरोहित थे? तो पुष्यमित्र शुंग के। तो महाभाष्य भी पुस्तक किस काल से संबंधित हो गए? शुंग काल से ही। क्वेश्चन नंबर 46 है कि मिथिला के गौरवशाली साम्राज्य के संस्थापक, दोनों 46 भी क्वेश्चन है, तो 45 नहीं 46 में है कि मिथिला के गौरवशाली साम्राज्य के संस्थापक विजय माधव सम्राट का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यहाँ केवल क्वेश्चन नंबर का मिस्टेक है, बाकी क्वेश्चन आपको सही है। तो मिथिला के गौरवशाली साम्राज्य के संस्थापक कौन था? विजय माधव। उस सम्राट का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में। जो विजय माधव सम्राट थे कहाँ के थे? मिथिला के थे। तो उनका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अगला क्वेश्चन 47 है कि महाभाष्य में किस वंश का उल्लेख है? पहले बता ही दिए आप लोग को, तो शुंग वंश का। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है कि मौर्य के दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले मेघास्थनीज किसका राजदूत था? यहाँ भी यहाँ क्या हो जाएगा? केवल चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले मेघास्थनीज किसका दूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का। अगला क्वेश्चन 49वां देखते हैं कि अशोक के दरबार में कौन विदेशी यात्री आया था? अशोक के दरबार में आने वाला विदेशी यात्री कौन था? डायोनिसियस था। डायोनिसियस क्या था? अशोक के दरबार में आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था, डायोनिसियस। क्वेश्चन नंबर 50 है कि फाहियान किसके राज दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था? फाहियान। फाहियान किसके दरबार में किसके राज दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 है कि फाहियान ने किस प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन करते हुए वहां की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है? फाहियान ने किस प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन करते हुए वहां की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया? तो मध्य प्रदेश का। जो फाहियान अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है उसमें वो किस प्रदेश की जनता को सुखी बताया है? तो मध्य प्रदेश की जनता को। दोस्तों ये 51 वीडियो आप लोगों को प्राचीन इतिहास के मुख्य स्रोत से है। ये पार्ट 1 और 51 क्वेश्चन अभी और आपके अगला वीडियो मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।